हमारे साथ एक मैनेजमेंट खास सेक्टर से हैं और वो जॉइंट वेंचर है एक्चुअली आयशर मोटर्स का और वोल्वो के बीच। इसके बारे में पहले थोड़ी सी आपको और डिटेल्स दे देते हैं क्योंकि वीईसीवी करती क्या है। वीईसीवी वोल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। वीईसीवी मल्टी ब्रांड मल्टी डिवीजन कंपनी है। इसमें आप आयशर मोटर्स के ट्रक हो, बसेस हो, वोल्वो बसेस हो, वोल्वो ट्रक की डिस्ट्रीब्यूटर है और साथ ही क्योंकि इस जॉइंट वेंचर का लगभग 9 यूनिट्स हैं इंडिया में और अच्छी खासी डीलरशिप आउटलेट्स भी हैं। अब न्यूज ट्रिगर क्या रहा? न्यूज ट्रिगर ये रहा कि दिसंबर में जो वीईसीवी के फिगर्स थे उनमें अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला, जिसके चलते हमें लगा कि हम बात करें एमडी एंड सीईओ से। वीई कमर्शियल व्हीकल्स के एमडी और सीईओ मिस्टर विनोद अग्रवाल हमारे साथ हैं। आइए उनसे एक बार बात करके समझते हैं कि क्या बड़े प्रिवेलिंग ट्रेंड्स देखें, क्योंकि आप मंथ ऑन मंथ जो सेल्स डेटा देख रहे हैं दिसंबर का वो बेहद स्ट्रॉन्ग आया। रिप्लेसमेंट मार्केट में बड़ी वजह है, वहां उसके चलते आप ट्रेंड्स देख रहे हैं कि हाँ मजबूती है, या फिर आरडीई नॉर्म्स आने वाले हैं, क्या वो एक बड़ा रीजन है? तो चलिए एक एक करके सारे सवाल मिस्टर अग्रवाल से लेते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे क्योंकि मार्च 2022 के बाद हमने देखा कि आपकी जो सेल्स फिगर्स हैं वो लगभग 7,000 का मार्क क्रॉस करी हैं। प्रोबेबली बड़ा रीजन ये है क्योंकि लास्ट मंथ में एक बड़ी सेल्स फिगर्स हमने देखी इस सेगमेंट से। क्या ये प्री बाइंग देखने को मिल रही है क्योंकि एक आरडीई करके नॉर्म आने वाला है फाइनेंशियल ईयर से, और क्या ये प्री बाइंग उस नॉर्म के चलते देखने को मिल रही है क्योंकि ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 से? प्री बाइंग अभी तो नहीं हो रही है। प्री बाइंग होगी Q4 में, इस क्वार्टर में होगी। परंतु ये जो अभी डिमांड है ये इसलिए आ रही है कि एक तो हमारी जो पुरानी रिप्लेसमेंट्स जो नहीं हुई थी, 2 साल जब कोविड के चल रहे थे तो उस पीरियड में रिप्लेसमेंट्स नहीं हुए, तो अभी पेंट अप रिप्लेसमेंट डिमांड जो है वो वापस आ रही है। एक तो उसके कारण से है, और दूसरा जो है जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं उसके कारण से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छा डिमांड है। कोल माइनिंग में अच्छा डिमांड है, तो उस कोल माइनिंग जब अच्छी होती है तो कोल ट्रांसपोर्टेशन के कारण से अच्छा डिमांड है। उसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर में अच्छा डिमांड है, और जीडीपी ग्रोथ हमारा जैसे 7% एक्सपेक्टेड है, तो जीडीपी जब ग्रो होती है तो ट्रक्स की डिमांड बढ़ती है, तो उसके कारण से डिमांड है। तो फंडामेंटली एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण डिमांड है, और दूसरा जो है रिप्लेसमेंट्स जो नहीं हुए थे वो रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। और अभी Q4 में इन सब के अलावा प्री बाइंग के कारण भी होगा, जो आरडीई के नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसके कारण से थोड़ी सी कॉस्ट जो बढ़ेगी, उसके कारण से थोड़ा सा प्री बाइंग होगा। ठीक है, सो ये तो आप प्री बाइंग आरडीई नॉर्म्स तो नहीं बल्कि रीजन है रिप्लेसमेंट मार्केट भी। मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि हमने देखा पूरा एक कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में पीक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। FY19 के तो ये 10 लाख यूनिट के पार थी ये फिगर्स। गोइंग अहेड अगर इन्हीं रिकॉर्ड रखा जाए तो जाहिर तौर पर रिप्लेसमेंट डिमांड का भी एक बड़ा रोल होगा। इससे आप कैसे एंटिसिपेट? 15 साल में नहीं रिप्लेसमेंट, जैसे ट्रक्स 15 साल तक चल सकते हैं, परंतु रिप्लेसमेंट जो होता है वो 5-6 साल में होता है। जो सर्विस करता है बड़े बड़े कस्टमर्स को सर्विस कि उनका जैसे रिक्वायरमेंट है कि कितने पीरियड में हमारा माल डिलीवर होगा, फिर इतना चलने के बाद उसका मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, और उसका प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है। और दूसरा जो नए ट्रक्स हैं जैसे BS6 के जो ट्रक्स बने हैं, इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर है, फ्यूल एफिशिएंसी पुराने ट्रकों से बेटर है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी जैसे मालूम है आपको कि 50% जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो फ्यूल एफिशिएंसी के फ्यूल के ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर फ्यूल तो उसके कारण से भी रिप्लेसमेंट होती है। तो 15 साल नहीं होता है रिप्लेसमेंट साइकिल, 5 साल के करीब होता है। तो चेंज इट गोज टू द नेक्स्ट पर्सन, मतलब ट्रक स्क्रैप नहीं होता 5 साल के बाद,
वो रिप्लेसमेंट होके किसी दूसरे सेगमेंट में चला जाता है जहां पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है एफिशिएंसी की, या डिस्टेंसेस कम होते हैं इसमें। ऑल राइट, ठीक है मिस्टर अग्रवाल, हम मान कि रिप्लेसमेंट साइकिल आप कह रहे हैं कि 15 साल नहीं, इनफैक्ट 5 साल ही होती है, लेकिन क्योंकि जो न्यू इमिशन के नॉर्म्स आने इससे आप किस तरह का इम्पैक्ट कॉस्ट पर पड़ता है? क्या व्हीकल्स महंगे हो जाएंगे और कितना परसेंटेज पॉइंट, मतलब कितना इंक्रीज हो सकता है? देखिए, वो ऐसे एग्जैक्ट करना बहुत, ये हम कह सकते हैं कि इस बार जो कॉस्ट इंक्रीज होगा, ये लास्ट टाइम जैसे BS4 से BS6 जब हुआ था तो काफी कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, और 5% से कम होना चाहिए। इट विल डिपेंड ऑन। मिस्टर अग्रवाल, आपसे सेगमेंट वाइज भी डिटेल्स अगर चाहिए हो कि MHCVs जो हैं उनकी तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है क्योंकि लो बेस था और मेजरली ये बस का सेगमेंट होता है, लेकिन अगर आप ILCV सेगमेंट की बात करें, LCV सेगमेंट की बात करें, इन सेगमेंट्स की बात करें, तो इनमें अभी भी एक लैग दिख रहा है। इस पर आपका क्या व्यू रहेगा? वो देखिए, लैग नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हाई चले गए हैं। जैसे आप ICV सेगमेंट है, वो ऑलरेडी, आई थिंक इट इज ऑल टाइम हाई, क्योंकि वो ऑलरेडी पीक को क्रॉस कर चुके हैं, जहां इस साल वो पीक को क्रॉस कर लेंगे। जैसे आपके 5 टन ट्रक्स है, जहाँ 5 से 15 टन के ट्रक है, वो ऑलरेडी इस साल नया पीक टच कर लेंगे, 18-19 से उसको क्रॉस कर लेंगे। और जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं या बसेज हैं, वो अभी भी पीक से दूर है, तो इसलिए आपको हैवी ड्यूटी ट्रक्स में और बसेज में ग्रोथ काफी नजर आती है, बिकॉज उनके पिछले साल भी काफी कम वॉल्यूम था। जबकि आपको LCV में या ICV में आपको ग्रोथ कम नजर आती है, बिकॉज ऑलरेडी उनका। मिस्टर अग्रवाल, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे जो CNG सेल्स है वो किस तरह से शेप अप हो रहा है इसको लेकर FY24 पे? देखिए, जो CNG ट्रक्स की सेल है, वो ज्यादातर 1 साल पहले जाते हैं तो दिल्ली में CNG के प्राइस थे आई थिंक 50 रुपए थे पर केजी के, और अभी दिल्ली में प्राइस है 80 रुपए पर केजी। तो इसमें प्राइस में जो इतना बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण CNG फ्यूल जो है उसका जो अट्रैक्टिवनेस था वो कम हो गया, क्योंकि पहले अगर CNG में लोगों को बहुत बचत हो रही थी ऑपरेटिंग कॉस्ट में, तो ये प्राइस बढ़ने के कारण वो बचत जो हो रही थी वो कम हो गई, तो उनका जो पैरिटी है डीजल के फ्यूल से, उसमें जो उनको जी ट्रक्स की डिमांड अगर ICV इंडस्ट्री या LCV इंडस्ट्री का अगर 35-40% हो गया था 1 साल पहले तक, वो वापस 10% पे आ गया। कि अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर जो भी सेल है, पहले अगर 40% उसमें से CNG शेयर हो गया था, अभी वो वापस 10% पे आ गया है, क्योंकि जो फ्यूल का प्राइस जो है वो काफी बढ़ गया है 1 साल के अंदर। अब उसमें मेरा ख्याल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है कि इसको कैसे डिमांड को वापस लाया जाए, तो उसके ऊपर उन्होंने एक करीब पर एक कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है, तो अगर उसकी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कुछ प्राइसेस बेटर होने की उम्मीद है। तो अगर प्राइसेस बेटर होते हैं तो CNG की डिमांड थोड़ी सी करेक्ट होगी। ऑलराइट, CNG के दाम तो बढ़े हैं जाहिर तौर पर, लेकिन अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि फेस्टिव पीरियड के समय तो कंपनियों ने अच्छे खासे डिस्काउंट्स दिए, ऑफर्स दिए ताकि मार्केट शेयर बढ़ पाए। अभी आप किस तरह से प्राइस रिटेंशन को कर रहे हैं? आप बड़े प्लेयर्स कैसे इस प्राइस रिटेंशन को प्ले करना चाह रहे हैं? जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग कि करंट डिस्काउंटिंग ट्रेंड चल रहा है। देखिए, स्टील के प्राइसेस चाइना के रीओपनिंग से बहुत हद तक इम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही डायनामिक रहेंगे फॉर श्योर, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आप कमोडिटी प्राइसेस पर क्या व्यू बना रहे हैं नियर टर्म फ्यूचर में कि कैसे शेप अप हो सकता है? क्योंकि आपके लिए मार्जिन पर इम्पैक्ट तो कमोडिटी के हाई प्राइसेस का पड़ेगा।
कमोडिटी प्राइसेस अभी तो सॉफ्ट हो गए हैं, तो अभी इन्फ्लेशन जो है इस साल फर्स्ट हाफ में कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर जा रहे थे वो सेकंड हाफ में वो ठीक हो गए, तो उसके कारण से वो न्यूट्रलाइज हो गए, जितना इंक्रीज हुआ तो उतना ही वापस नीचे आ गए। पर इन्फ्लेशन जो पिछले 2 सालों में हुई थी वो काफी ज्यादा हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट तो चल ही रहा है। इस साल इन्फ्लेशन जो है कम हुई है, इस साल न्यूट्रलाइज हो गई, जो पहले बढ़े थे वो कम हो गए। तो अब प्राइसेस जो बढ़ेंगे रेगुलेटरी के कारण से बढ़ेंगे, जैसे अभी नए एमिशन नॉर्म आएंगे, उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ी है उसके कारण से प्राइसेस बढ़ेंगे अभी। और राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर अग्रवाल समय देने के लिए, अपना ये एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते थे हमारे व्यूअर्स को ये साइड ऑफ द ऑटो पैक भी पता चले कि किस तरह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, VECV सेगमेंट में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। दिसंबर में सेल्स फिगर्स अच्छे आए हैं, मेजरली ट्रक्स और बसेस का ये डेटा पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम बात कर रहे थे आज VECV लिमिटेड के मैनेजमेंट से भी। अब एक बार एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सनी अग्रवाल है हमें इसी सेगमेंट पर बात करने के लिए। सनी, क्योंकि हमने देखा कि आप ये तो खैर एक जेवी आइशर मोटर्स और वोल्वो के बीच है, पर ओवरऑल जो डेटा कंजम्पशन पैटर्न्स देखने, जो सेल्स पैटर्न देखने को मिला है दिसंबर मंथ में, और स्पेशली इस ट्रिगर के साथ आप आइशर मोटर्स अच्छी खासी जंप हुई है इनकी फिगर्स दिसंबर मंथ में, और RDE नॉर्म्स का रीजन है, रिप्लेसमेंट मार्केट बढ़ी है और प्री बाइंग देखने को मिल रही है। कैसे अप्रोच करना चाहिए व्यूअर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस न्यूज पर? तो बेसिकली आइशर मोटर में बेसिकली 2 सेगमेंट है, एक है 2 व्हीलर सेगमेंट और एक है कमर्शियल व्हीकल का पोर्टफोलियो। तो हमने हालांकि देखा कि जो दिसंबर के नंबर है उसमें कहीं ना कहीं जो कमर्शियल व्हीकल का जो पोर्टफोलियो है वो काफी बेहतर कर रहा है फॉर अ कंपनी, और यही सेम पैटर्न हमने अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में भी देखा। तो रही 2 व्हीलर की बात, तो 2 व्हीलर में कहीं ना कहीं नंबर सबड्यूड है। अगर मैं मंथ ऑन मंथ की भी बात करूं या पूरे 9 मंथ आई मीन अप्रैल टू दिसंबर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं 2 व्हीलर के नंबर सबड्यूड है, लेड बाय द एक्सपोर्ट। कहीं एक्सपोर्ट में प्रेशर है। आप एक्सपोर्ट में अगर बजाज ऑटो देखे, TVS मोटर देखे, तो सभी में एक्सपोर्ट नंबर में कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। तो हमें लगता है कि आइशर मोटर एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 2 व्हीलर भी प्ले करने मिलता है और कमर्शियल व्हीकल भी प्ले करने मिलता है। और कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी है ऑफ अ फ्लैटिश नंबर, वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर्ड इन है 3200 के रेट पे। डेफिनेटली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उन्हें डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए आइशर मोटर।